आज हम राणा सांगा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से राणा सांगा ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, शरीर के ऊपर 80 घाव और फिर भी युद्ध लड़ता रहा और लास्ट के अंदर राणा सांगा को जहर दे दिया गया। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पीछे मैंने बताया था कि रायमल के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों के बाद में फिर मैंने बताया था कि भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी के अंदर राणा सांगा को बताया कि ये शासक बनेगा। तो फिर ये चला गया था किसके पास से? अजमेर के करमचंद पंवार की शरण में चला गया। पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया। जगमाल जो उसका राणा सांगा का बड़ा भाई था वो टोडा को जीतते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया और पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया। और तीसरा लड़का कौन बचा? राणा सांगा। आज इस सांगा के बारे में पढ़ेंगे। शासक का नाम क्या है? राणा सांगा। जन्म 1482 में। पिता रायमल, पिता का क्या नाम था? रायमल था। और माता रतन कंवर, रतन कंवर। राणा सांगा ने अंतिम समय तक मुगलों के साथ युद्ध करता रहा, कभी हार नहीं मानी। और यहां तक बताते कि राणा सांगा ने अपने जीवन के अंदर 18 युद्ध किए थे। राणा सांगा ने कितने युद्ध किए थे? लगभग 18 युद्ध। और 18 युद्ध में से 17 युद्ध जीते थे। 18 युद्ध अपनी जिंदगी के अंदर किए और 17 युद्ध उसके अंदर जीते। ध्यान से सुनना कि राणा सांगा के समय जो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं। 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय काल होता है वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है, जिसके अंदर जिसके जो राजा थे वो न तो बादशाह कहलाए न राजा कहलाए, शासक थे वो सुल्तान कहलाए। और जो खलीफा के अंडर में कार्य करते थे। खलीफा एक पद है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में बनाया गया था, उसके नीचे कार्य करते थे। और उस खलीफा के नीचे जितने भी लोग कार्य करते थे वो सुल्तान कहलाते थे। तो यहाँ पर इस समय जो समकालीन वंश था उसका नाम था लोधी वंश। समकालीन वंश कौन था? लोधी वंश था। और लोधी वंश का अंतिम जो राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। तो बताते हैं कि राणा सांगा के जीवन में राज्याभिषेक होता है राणा सांगा का 1509 में। राज्याभिषेक कब होता है? 1509 में हुआ। तो राणा सांगा के जीवन के अंदर 1509 से लेकर 1516 तक किसी भी प्रकार की कोई इतनी भयंकर युद्धों की स्थिति नहीं बनी। फिर बाद में युद्ध आने स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो इस राणा सांगा का युद्ध होता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ। किसके साथ होता है? इब्राहिम लोधी के साथ। अलग अलग इतिहासकारों ने राणा सांगा को अलग अलग उपाधियाँ दी है। जैसे राणा सांगा की उपाधि नाम आएगा हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, ये राणा सांगा की उपाधि है। और कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा है। सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश इसलिए कहा है क्योंकि बताते हैं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये तो सैनिक भग्नावेश है। अब ये 80 घाव कैसे होते हैं और क्यों हुए, इसके बारे में हमें आज पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है राणा सांगा के जीवन में युद्धों की 1516 में। राणा सांगा का जन्म 1482। पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कुंवर है। 18 युद्ध लड़े और राज्याभिषेक होता है 1509 में। हिंदुआ सूरज, हिंदू सुल्तान इसकी क्या है उपाधि। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा सैनिक भग्नावेश। तो बताते हैं कि इधर दिल्ली का तो था इब्राहिम लोधी। दिल्ली का कौन था? इब्राहिम लोधी। और इधर मेवाड़ का कौन था? राणा सांगा।
इब्राहिम लोदी अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। कहाँ का सुल्तान है? दिल्ली का सुल्तान हूँ। तो राणा सांगा से कुछ बातचीत होती है, उस बात को मना कर दिया राणा सांगा ने बिल्कुल भी। राणा सांगा ने कहा कि एकलिंगनाथ जी के दीवान है, ऐसे थोड़ी है हर कोई अपनी बात मना लेगा। तो इस दिल्ली सुल्तान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया राणा सांगा के ऊपर। इसमें राणा सांगा की क्या हो गई? जीत हो गई, और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई। इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? इसमें हार हो जाती है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर दिल्ली के सुल्तान को हराया है तो वो दोबारा आक्रमण करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, भी जायज़ बात है। तो पहले तो युद्ध हुआ था खातौली का। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का हुआ। और दूसरा फिर जब दोबारा आक्रमण किया तो दूसरा युद्ध हुआ बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी का युद्ध। और इस बाड़ी के युद्ध में भी जीत किसकी हो गई? सांगा की हो गई। प्रत्येक बार राणा सांगा सांगा जीतता है। फिर बाद में बात आती है 1519 1819। तो राजस्थान के पास से मालवा क्षेत्र लगता है, और मालवा का उस समय जो शासक था उसका नाम था महमूद खिलजी। मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। और एक क्षेत्र था इस सीमा के ऊपर जिसका नाम था इड्र। मालवा और राजस्थान के बीच में यानी मेवाड़ की सीमा के ऊपर एक क्षेत्र था जिसका नाम था इड्र। और इस इड्र को लेकर मालवा के साथ अनबन हो गई। इड्र को लेकर किसके साथ अनबन हो गई? मालवा, यानी मालवा के शासक के साथ इसकी क्या हो गई? अनबन हो गई। प्रत्येक जगह जहां पर भी युद्ध करता है राणा सांगा ही सांगा जीतता है। तो फिर बाद में किसी से नहीं आ रहा, तो फिर इसी इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खां। चाचा का नाम क्या था? दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। इस दौलत खां लोदी ने भारत के अंदर बाबर को आमंत्रित किया। दौलत खां लोदी ने किसको भारत में आमंत्रित किया था? बाबर को। अब बाबर का भारत में आमंत्रण हो गया। अब नॉर्मल सी बात है कि बाबर को अगर बुलाया तो वो तो आएगा। बाबर आ गया। बाबर आने के बाद में बताते हैं कि आगरा के किले में इब्राहिम लोदी और बाबर की क्या होती है? मुलाकात होती है। अब मुलाकात हो गई, और मुलाकात होने के बताते कि मुलाकात के अंदर ये बात बताई गई जब आपस में उसकी मीटिंग हुई तो कि आगरा देना पड़ेगा। बाबर राणा सांगा का तो हरा देगा, परंतु उसको क्या देना पड़ेगा? आगरा देना पड़ेगा। और इस बात का गुस्सा आया किसको? इब्राहिम लोदी को। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि आगरा देना पड़ेगा। तो इब्राहिम लोदी को गुस्सा आने के बाद में बाबर को 3-4 सुना दी कि तेरे को इसलिए बुलाया था क्या? हम भारत पर आपको कब्जा देने के लिए नहीं आ रहे। अब ध्यान से सुनना, मुगलों ने भारत पर अधिकार किया, परंतु भारत को मुगलों ने लूटा नहीं। हम ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, उसके समय कुछ विवाद हुए, कुछ मंदिरों को तोड़वाया गया, जैसे राम जन्म बाबरी भूमि ये बाबर के समय का ही है। कुछ मंदिरों को तोड़वाया गया, परंतु बहुत से निर्माण कार्य भी किए थे बाबर ने। निर्माण कार्य किए, और साथ में इसी के वंशज जैसे अकबर बहुत निर्माण कार्य किए, शाहजहाँ बहुत निर्माण कार्य किए। तो शाहजहाँ के नाम पर आगे जाकर जो राजस्थान के अंदर जितने भी ताजमहल है, जिसे छोटा ताजमहल बोलते हैं, वो निर्माण करवाए। उसके बाद में उपाधि दे दी कि राजस्थान का ताजमहल है, जिसे राजस्थान का शाहजहाँ कहते हैं। मुगलों ने भारत को लूटा नहीं। अब इब्राहिम लोदी और बाबर की आपस में क्या हो गई? अनबन हो गई। इब्राहिम लोदी ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आगरा तो नहीं मिलेगा, वापस जा सकते हो। बाबर फरगना का था। अब गुस्सा आया किसको? बाबर को। बाबर ऐसे जाने वाला थोड़ी था। तो मैं आपको बाबर के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। बाबर का जन्म होता है 1483 में। जन्म कब होता है? 1483 में। पिता का नाम था उमर शेख, माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। माता का नाम था कुतलुग निगार खानम,
पिता का नाम उमर शेख है और शासक कहाँ का था? फरगना का। शासक कहाँ का था बाबर? फरगना का। उपाधि पादशाह है और बाद में फिर इसी पादशाह का आगे जाकर नाम हो गया बादशाह है। उपाधि का नाम क्या था? बादशाह। और इस बाबर ने उपाधि धारण करने के बाद में इसके वंशज के जितने भी लोग आए हैं वो शासक क्या कहलाए हैं? बादशाह कहलाए। ठीक है। पिता का नाम है उमर शेख, माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। शासक फरगना का था, उपाधि का नाम क्या है? बादशाह है या बादशाह है। पुस्तक कौन सी लिखी बाबर ने? पुस्तक लिखी बाबरनामा। कौन सी पुस्तक लिखी? बाबरनामा। और इस बाबरनामा के अंदर जब बाबर भारत के अंदर आया तो बाबरनामा में बाबर लिखता है बाबरनामा पुस्तक के अंदर है कि भारत एक धनी देश है, भारत एक धनी देश है, भारत कारीगरों का देश है, कारीगरों का देश है और फलों का राजा आम है। फलों का राजा किसको बताया है? आम को बताया है। किसने बताया? बाबर ने बताया। और किसके अंदर बताया है? बाबरनामा में बताया है। अब ये तो है बाबर के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अनबन किसके साथ हुई बाबर की? इब्राहिम लोदी के साथ। और इधर कौन आ गया दिल्ली का? इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया बाबर ने। इसमें बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई। और बात है 1526 की और युद्ध हुआ पानीपत का। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। और इब्राहिम लोदी की इसमें क्या हो गई? हार हो गई। याद रखना, दिल्ली सल्तनत के अंदर एकमात्र ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था, युद्ध के मैदान में खल्लास हो गया। अब पानीपत का युद्ध हो गया और पानीपत के युद्ध के बाद में दिल्ली का जो शासक कौन बन गया? बाबर बन गया। अब बाबर आया किसके लिए था? सांगा के लिए आया। तो भी नॉर्मल सी बात है, सांगा के लिए आया तो उसको भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि बाबर आ गया, तुम्हारे लिए आया था और तूने दिल्ली सुल्तान की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो अब तुम्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बताते हैं कि इसी बाबर के साथ में एक ज्योतिषी आया था। बाबर के साथ में कौन आया था? ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। क्या की? भविष्यवाणी की कि तू सांगा के साथ, किसके साथ है? सांगा के साथ जब भी तुम्हारा टकराव होगा या तो सांगा के साथ युद्ध करने के लिए जाएगा तो पहली बार तुम्हें सांगा के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। अब उस बात को बाबर भी देखना चाहता था कि ज्योतिषी सही है या नहीं है। तो बाबर ने अपना एक सेनापति भेजा और सेनापति कहाँ पर गया? एक भरतपुर के अंदर क्षेत्र है जिसका नाम है बयाना। इस बयाना के ऊपर अधिकार कर लिया। बयाना के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पता चला सांगा को। सांगा गया और सांगा ने उस सेनापति को भयंकर तरीके से पीटा और यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी काट दी। सेनापति को भयंकर तरीके से पीटा, सेनापति की गर्दन काट दी। और बताते कि वैसे तो नॉर्मल युद्ध होता है परंतु इस युद्ध के अंदर अपना प्रताप इतना भयंकर दिखाया था कि राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना के अंदर खोप डाल दिया। अब सांगा की सेना है वो वापस आ गई और इधर बाबर की सेना बाबर के पास चली गई कि देखो ऐसा है, हम आपके पास आए हैं, आपके कहने से आए हैं, हमें ये नहीं पता कि आप सांगा के साथ युद्ध कराओगे। उसके सेनापति जाकर देखो, उसके सैनिक जाकर देखो, 6-6 फुट के जवान हैं। हमें तो इतना भयंकर पेटा है, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हमें हमारे क्षेत्र के अंदर वापस ले चलो। तो सांगा ने इसी समय बताते हैं कि सभी राजस्थान के जो राजपूत थे उसको आमंत्रण पत्र भेजा और इधर बाबर की सेना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे। तो सैनिकों को कुछ न कुछ लोभ लालच दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि
सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया तो कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर बाबर सीधा चला गया तो भी बेइज्जती हो जाएगी। भी स्पष्ट रूप से बात यही है। अब सैनिकों को लोभ दिया और उसके सामने 3 या 4 शर्त रखी। ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया तो बाबर ने शर्त रखी। शर्त नंबर 1, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। शराब पीना छोड़ दूंगा। अब शराब का और बाबर का क्या लेना देना और सेनापतियों का क्या लेना देना? बाबर बताते कि शराब के नशे के अंदर ऐसे ऐसे फैसले ले लेता था जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नॉर्मल सी बात है, एल्कोहल शरीर के अंदर गया, शुद्ध बुद्ध उसको है नहीं, तो ऐसे ऐसे फैसले ले लेता जिसकी कोई उचित ही नहीं है उसका। तो सैनिकों ने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, शराब पीना छोड़ देगा, बहुत अच्छी बात है। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी ये जो शर्त है ये मंजूर करते हैं। दूसरी शर्त, काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। बताते कि बाबर को सर्वाधिक जो प्रेम था वो काबुल की धरती से था। तो कह दिया कि काबुल के अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर किसके सिक्के बंटवाऊंगा? चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। और काबुल के सैनिक थे। तो बोला ठीक है, अगर हम युद्ध के अंदर मारे गए तो घर वाले तो कम से कम सेफ रहेंगे। और 3 नंबर शर्तें, तगमा कर हटा दूंगा। तगमा करे हटा दूंगा। अब ये तगमा कर कौन सा होता है? याद रखना, एक होता है जजिया कर, एक होता है ज़कात, एक होता है खम्स, अलग अलग कर होते हैं। तो तगमा कर वो कर होता है जो मुसलमानों से लिया जाता है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उससे कौन सा कर लिया जाता है? तगमा कर लिया जाता है। खम्स से जो लूटे गए माल होता है उससे लिया जाता है। और जजिया हिंदुओं पर यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर कौन सा कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। तो तगमा कर कौन सा होता है? जो मुस्लिमों से लिया जाता है, जो मुस्लिमों से लिया जाता है। और अंत में जिहाद का नारा देते हुए, जिहाद का नारा देते हुए सेना संगठित हुई। जिहाद का मतलब होता है धर्म। अंत में धर्म का नारा दिया कि ये हमारे धर्म की बात आ गई है, अब हमारे लिए धर्म का विषय हो गया। और बाद में फिर इतिहासकारों ने जिहाद का नारा दिया तो इस कारण इतिहासकारों ने भी उसको जिहादी युद्ध बोल दिया। और अंत में जिहाद का नारा देते हुए सेना क्या होती है? संगठित होती है। और बाबर की सेना ने राणा सांगा के साथ युद्ध करने से तैयार हो गई कि हाँ भी अब हम राणा सांगा के साथ क्या कर लेंगे? युद्ध कर लेंगे। मैंने आपको बताया है राणा सांगा ने इधर अलग सिस्टम किया है, बाबर ने भी, मैं बताऊंगा कि क्या सिस्टम किया था राणा सांगा ने भी। तो बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना किया तो बाबर की सेना के सामने शर्त रखी, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। नंबर 2, काबुल के अंदर चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। नंबर 3, तगमा कर हटा दूंगा। तगमा कर वो होता है जो मुस्लिमों से लिया जाता है। और नंबर 4, अंत में जिहाद का नारा देते हुए सेना क्या होती है? संगठित होती है। अब बाबर ने ऐसा कर दिया तो राणा सांगा भी कुछ न कुछ करेगा। तो राणा सांगा ने राजस्थान के अंदर जितने भी राजपूत थे उसको आमंत्रित किया भारत के अंदर, राजस्थान में, कि आओ हम सब मिलकर राणा सांगा के साथ मिलकर, यानी मेरे राणा सांगा के साथ मिलकर आप इस बाबर को भारत से निकालो। जितने भी राजपूत राजा थे उसको आमंत्रित किया। और याद रखना, राजपूत 2 बार इकट्ठे हुए, एक तो खानवा के युद्ध में हुए और एक हुरडा सम्मेलन में हुए जो मराठों के विरुद्ध था। राजपूत राजाओं को आमंत्रित करना, उसको पत्र भेजना, वो एक परंपरा है और उस परंपरा का नाम है पाती पर्व। सांगा ने पाती पर्वन परंपरा अपनाई। पाती पर्व ने परंपरा अपनाई। कौन सी होती है पाती पर्व ने? कि जितने भी राजपूत राजा या जितने भी हिंदू शासक है वो आओ, हम सब मिलकर बाबर के विरुद्ध लड़े तो इस बाबर को भारत से निकाल देंगे। आज ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हो सकता है कल आपके ऊपर भी आक्रमण करे, तो इससे तो अच्छा है कि हम साथ मिलकर इसको क्या कर दें? निकाल दें।
तो राणा सांगा के पास बताते हैं कि इस्पाती परवन परंपरा के तहत 7 राजा व 9 सामंत, 7 राजा व 9 सामंत और 104 सरदार अलग अलग रियासतों से 7 राजा आए थे, 9 सामंत आए थे और 104 सरदार आए थे। ये राणा सांगा की ओर आए थे कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे और बाबर को बाढ़ से निकालेंगे। इधर बाबर ने सेना इकट्ठी कर ली और इधर सांगा ने सेना इकट्ठा कर ली और उसके बाद में एक परिणाम निकला खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कल की क्लास में। आज तक इतना ही, धन्यवाद।